हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अंकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंट्रोडक्शन बात करेंगे 5.2 का। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात कर लिया है 5.1 के इंट्रोडक्शन का और 5.1 के सॉल्यूशन का। आज हम लोग बात करेंगे कि 5.2 के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है। तो आपने ये देखा है कि सबसे जो पहला 5.1 का जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने आपको ये बताया कि एपी क्या होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लिस्टिंग ऑफ नंबर जो है वो एपी में है या नहीं है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो पूरा इस टर्म पे बेस्ड है कि nth टर्म आप कैसे निकालोगे। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये nth टर्म क्या है, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने में हमको ऐसा लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो आइए देखते हैं। मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं, जो भी हम लोग पढ़ते आए हैं उसी में से ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं एंड देन आफ्टर आपको कोशिश करूंगा बताने का। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 8 के बाद हमने लिया यहाँ पे 10 और 12 और 14 और 16 एंड सो ऑन। एक मैंने बेटा एग्जाम्पल लिया और कैसा, ये लिस्टिंग ऑफ नंबर्स लिया कि जो आपका किस में है, एपी में है। हम पहले से ही ये करके रखे हैं, ऐसा हमने एग्जाम्पल लिया है कि जो किस में है, एपी में है। मैं आपको बोलूं कि बेटा इसमें हमको कि फाइंड, इसमें मैं आपको बोलूं कि फाइंड द सेवेंथ टर्म, फाइंड द सेवेंथ टर्म। तो आप ये बोलोगे कि सर ये 1 है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। सर एक लिख लेते हैं सिक्स टर्म, तो यानी यहाँ पे सर 8 है और फिर 10 है और फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है और फिर 18 है और फिर सर 20 है ना, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने कहा कि फाइंड द सेवेंथ टर्म, तो आप ये कहोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7। लीजिए सर, हमारा जो सेवेंथ टर्म होगा, यहाँ जो सेवेंथ टर्म होगा वो 20 आ गया। यस, आप कह दोगे सर ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द एट्थ टर्म या फाइंड द टेंथ टर्म, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो ऑलरेडी 20 है, 20 के बाद 22 होगा, 22 के बाद 24 होगा, तो सर ये हो गया आपका 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9 और सर ये हो गया आपका 24 26, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 10, यानी सर 26 हो गया आंसर। ठीक है, अभी यहाँ पे ये काफ़ी छोटा नंबर है, मैंने कहा सेवेंथ टर्म आप बताइए, आप उसके बाद में मैंने बोला टेंथ टर्म बताइए, तो आपने क्या किया, आपने जस्ट इस नंबर को आगे बढ़ाया और बता दिया। तो बहुत ही कम समय लिया और यहाँ पे बहुत कम समय लिया। लेकिन अगर मैंने आपको बोला, अगर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया कि फाइंड द 88th टर्म, तो आप अब इस समय क्या करेंगे कि जब आप बोलेंगे कि सर ठीक है हम लिख देते हैं टर्म, तो आप ये बताइए कि जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप चीज़ों को आसान करने की कोशिश करिएगा ना, चीज़ों को और टफ करने की कोशिश तो करिएगा नहीं। अभी तो ये छोटा छोटा टर्म था कि हमने बोला 7 टर्म बताइए, तो आपने कह दिया 20, इसको और आगे बढ़ा के सीरीज को और आगे लिख करके और आपने बता दिया। हमने 10th बोला तो भी आपने सीरीज लिख करके बता दिया। लेकिन इसी में हमने आपको 88th बोल दिया और हो सकता है कि आपको 1001th टर्म आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको पता है जो आप सीरीज लिख करके अगर आप चाहोगे कि इस टर्म को बता दें तो बता तो दोगे, बट ये वाला
बहुत ही टाइम टेकिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और आपके पास एग्ज़ाम में उतना टाइम होता नहीं है, और चाहे अभी भी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक इतना लिस्टिंग ऑफ नंबर पूरा पेज भरें और तब आप बताएं कि 1001th टर्म जो है वो क्या होगा। तो मैथमेटिशियन ने इस ये जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा था यहाँ पे, उसको क्या किया, मिनिमाइज किया गया बाय द फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या था, तो वो फॉर्मूला था आपका क्या, nth टर्म का n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या था, d था। अब इस फॉर्मूला से जो है इस कॉम्प्लिकेशन को क्या किया गया, दूर किया गया। तो अब यहाँ पे n को हम क्या बोलते हैं, n को बोलते हैं nth टर्म, n को बोलते हैं nth टर्म। और a जो है आपका पहले से पता है कि फर्स्ट टर्म होता है, और जो d होता है वो आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस है, और आपका जो, और आपका यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है। तो आपके लिए ये चीज़ें एक नया आया है यहाँ पे कि nth टर्म, तो nth टर्म निकालने, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आप 80th टर्म निकालिए, तो यहाँ n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर आपको बोला जाएगा 1001th टर्म बताइए, तब n की वैल्यू आपको 1001 हो जाएगा। जस्ट इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हम nth टर्म निकाल पाएंगे। तो ये एक फॉर्मूला आपको दे दिया गया जो कि इस वर्क को क्या कर दिया, आसान कर दिया। लेकिन मैं बेटा हमेशा चाहता हूं कि पहले आपको फॉर्मूला तो आपके पास है ही, और इस फॉर्मूला से आप क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आखिरकार इस फॉर्मूला को लिखा कैसे गया, इस फॉर्मूला को लिखने के पीछे क्या रीज़न था, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ताकि अगर आप कभी फॉर्मूला अगर आप भूल भी जाएं तो आपके दिमाग में वो बेसिक कंसेप्ट चलता रहे और आप उस फॉर्मूला को खुद ही ड्राइव कर लें। तो आइए हम बात करते हैं एक छोटा सा इस एग्जाम्पल को ही लेते हुए कि कैसे इस फॉर्मूला को लिखा गया है। तो देखते हैं, हमारे पास ये आपके टर्म आपके पास रखा हुआ है। हमने यहीं पे बोला कि बेटा ये होगा आपका क्या, ये होगा A1, ये होगा आपका A2, ये होगा आपका A3, ये होगा आपका A4, ये होगा आप A5 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे अगर हम लेट करते हैं कि सर A1 ही हमारा क्या है, A है, और आपको पता है बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन 5.1 में बता रखा है कि AP जो होता है, अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो D है, अगर कॉमन डिफरेंस आपको D है तो फर्स्ट टर्म जो होगा अगर A है तो सेकेंड टर्म जो है वो A प्लस आपका क्या होगा, D होगा। जस्ट क्योंकि आप इस टर्म में 8 में 2 ऐड किए, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड किए हैं तो 10 आया है, यानी A प्लस डी, और A प्लस डी A2 आया, और आपका जो A3 होगा वो आएगा A प्लस 2D। कैसे, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ तक तो A2 में आप आ गए हैं A प्लस डी में। अब इस A प्लस डी में फिर से इस D को ऐड करिएगा, तो A प्लस डी में आप फिर से D को ऐड करिएगा तो A प्लस 2D आ जाएगा। तो हमने वही लिखा है, और ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर A3 आएगा तो क्या होगा, अब इसी में फिर A3 आने के लिए, यानी 12 तक आने के लिए फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका D ऐड करना पड़ेगा। तो अगर D आप ऐड करते हो तो यानी यहाँ पे अब A4 का बात करते हैं, तो A4 हो गया। तो यानी A1 A2 A3 A4 आपको यहाँ पे आना है तो फिर से D ऐड करना पड़ेगा। तो ये A प्लस 2D ऑलरेडी आ गया है, फिर इसमें D ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 3D। उसी तरह अगर A5 निकालेंगे तो फिर इसमें D ऐड करना पड़ेगा, A प्लस आपका आ गया 5D एंड सो ऑन। अब हमको इसी तरह हमको अगर N फाइंड करना है, तो आप ये देख पा रहे हैं बेटा कि सर अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ पे आपका 5 है, तो ये आपका क्या है, 4 है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि सर यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2,
यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 4, यानी सर अगर यहाँ n होगा तो यहाँ एक कम होगा, क्या, a प्लस यहाँ n-1 इंटू डी। और देखिए nth टर्म हमने यहाँ पे यही लिख रखा है, nth टर्म हमने यहाँ पे यही लिख रखा है, यानी यहाँ पे क्या होगा सर, तो यहाँ पे 1-1 इंटू क्या होगा, डी, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा a प्लस 2-1 इंटू डी। तो आपको जो है जस्ट मैंने ये चीज़ें इसलिए बताया कि ताकि आप जो है उनको इसको याद रखें इस बेसिस पे, और इसी तरह ये जो है आपका, इसी तरह यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे a प्लस 3-1 इंटू डी। उसी तरह आप यहाँ पे लिखा आपने a प्लस n-1 इंटू डी, यानी nth टर्म का फॉर्मूला जो है वो AP के जनरलाइज्ड फॉर्म से ही आता है, और a1 a2 इस जनरलाइज्ड फॉर्म से हमने निकाला कि an जो होगा वो a प्लस n-1 इंटू डी होगा। अब इस 5.2 इंट्रोडक्शन में आपका, या 5.2 एक्सरसाइज में बेटा एक ही फॉर्मूला आपको सिर्फ पढ़ना है कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन ये पूरी, मैं आपको बता दूं, ये पूरी चैप्टर में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है nth टर्म। इस पे अगर आपने कमांड कर लिया बेटा तो आने वाला नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज द 5.3 वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आता है कि जस्ट एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, अब लेकिन ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, कैसे हम इसको देखेंगे, आइए देखने का मतलब क्या है कि इनका एप्लीकेशन क्या है, इनके एप्लीकेशन में यानी यहाँ से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए कोई भी टर्म हो, कोई भी फॉर्मूला हो, उस फॉर्मूला में आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कितना टर्म यूज हुआ है। तो आपको पता है कि n जो है a प्लस n-1 इंटू डी में आपको कितना फॉर्मूला यूज हुआ है, कितना टर्म यूज हुआ है, तो सर an यूज हुआ है, सर a यूज हुआ, n यूज हुआ और d यूज हुआ। अब इन चार टर्म में से आपसे कुछ भी फाइंड आउट करवाया जा सकता है, यानी आपसे an भी निकलवाया जा सकता है। तो जब an निकालना होगा तो ये तीनों आपको देगा, यानी तीनों ये नोन रहेगा। अब आप an तब आप निकालोगे, यहाँ पे तीनों रख दोगे, आपका an आ जाएगा। अगर आपसे a कैलकुलेट करवा रहा है तो फिर उसको an देना पड़ेगा, n देना पड़ेगा, d देना पड़ेगा। अगर आपसे n कैलकुलेट करवा रहा है तो an देना पड़ेगा, a देना पड़ेगा, d देना पड़ेगा। और अगर आपसे d कैलकुलेट करवा रहा है तो आपको ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ से टोटल 4 जगह इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए, n को फाइंड आउट करने के लिए, a को फाइंड आउट करने के लिए, an को फाइंड आउट करने के लिए, यानी इस चारों में से अगर कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए आता है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हो। यानी यही हो गया एप्लीकेशन। पहला nth टर्म फाइंड करने के लिए, फिर फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, फिर आपका नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए, फिर आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्चुअली क्या है कि मैं आपको ना इनका यूज ऑफ एन आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि वो तो बुक में लिखा है। मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला से ही वो देने का कोशिश किया कंसेप्ट कि बस ये 4 चीज़ें आपको निकालना है। यही क्या करेंगे, यही बहुत लोग एक लिस्ट बना देंगे और आपका कॉपी जो होगा वो सिर्फ भरेगा। आप कॉपी नहीं भरिए, दिमाग को भरने की कोशिश करिए कि सर हम यहाँ देख लिए खुद ही कि जितना इसमें टर्म है उतना आपसे फाइंड आउट करवा सकता है। तो अब हम लोग इसका एक 2 क्वेश्चन में ऐसे यहाँ पे इसी में हम इनका एप्लीकेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सर इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि यहीं पे आपको हमने कह दिया, इसी क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन आपके पास है, हमने इसी में कह दिया कि फाइंड द 58th टर्म। हम आपसे क्या फाइंड आउट करवा लिए कि सर फाइंड द 58th टर्म। तो 58th टर्म जब हम आपसे फाइंड आउट करवा रहे हैं, यानी 58th टर्म का मतलब क्या हुआ कि n जो होगा वो क्या होगा
50 होगा। और आपको पता है कि यहाँ पे ए जो है यानी फर्स्ट टर्म कितना है 8 है, और उसके बाद में कॉमन डिफरेंस कितना है, तो सर कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 8 दैट इज द 2। तो सर हमारे पास n आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, n आ गया, ए हमने लिख दिया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो अब हमको क्या है 50th टर्म, यानी इस तरह लिखते जाने पर यहाँ 50वां टर्म जो होगा 50th टर्म क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा वो हमको बताना है। तो जस्ट हम ए एन इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और रख देंगे a की वैल्यू 8 है और n माइनस वन यानी 50 माइनस वन, और इंटू में डी है आपका कितना 2, तो 8 और प्लस आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये 50 है तो आप 100 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 98, यानी 49 इंटू 2 98 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 106, एंड 106 जो होगा ये आपका क्या हो गया आंसर, यानी जो इसका 50th टर्म होगा वो 106 हो गया। तो आप ये बताइए कि जो अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि आप लिस्ट ऑफ नंबर लिख करके तब बताइए यहाँ पे क्या है, तो ये ज़्यादा टफ आपको पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। अब देखिए मैंने इसी क्वेश्चन को घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा आया, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं इसी को एक्सप्लेन फिर से कर रहा हूँ। अभी आपने n की वैल्यू 50 दिया है, n आपने निकाल लिया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ n if last term is 106, लास्ट टर्म 106। तो आपको ये निकालना है कि n की कितनी वैल्यू है, यानी कौन सा टर्म जो है वो 106 होगा, कौन सा टर्म होगा आपका 40वां टर्म होगा या 41th टर्म होगा या 42th टर्म होगा, कौन सा टर्म जो है वो 106 होगा। यानी अभी आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है और n उसने दे दिया कि 106 है। मैं इसी क्वेश्चन को अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूं। तो n, और आपको यहाँ पे अब a निकालना पड़ेगा, तो a कितना है सर 8, और कॉमन डिफरेंस आपने ऑलरेडी क्या फाइंड कर लिया है 2। तो अब यहाँ आपको an बराबर 106 दे रखा है, और an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 106। a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू है आपके पास 8 और n माइनस वन, यानी आपको ये तो कैलकुलेट ही करना है, और d जो है वो कितना है 2 है 106। इस 8 को उधर ले जाएंगे तो n माइनस वन इंटू 2 इक्वल टू 106 और माइनस 8 एंड विच इज इक्वल टू 98, और यहाँ से n माइनस वन इक्वल टू आपका 98/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49, n माइनस वन इक्वल टू 49, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। देखिए बेटा हम दूसरा भी यहाँ 106 के जगह 108 भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, मैं आपको 106 लिया, इसमें n की वैल्यू 50 लिया तो an 106 आया, और इसमें हमने लास्ट टर्म 106 लिया तो आपको n की वैल्यू 50 आया। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं इस तरह के क्यों एग्जाम्पल लिया हूं, ताकि आप ये देख पाएं कि एक दूसरे का रिवर्स ही है, ये एक दूसरे का रिवर्स ही है। यानी अगर आपको n दे करके लास्ट टर्म पूछ सकता है और आपको लास्ट टर्म दे करके n पूछ सकता है। देखिए यहाँ 50 आया था, हमने यहाँ से 50 ही n की वैल्यू लिया था, तब ना आपका 106 आया था। अब 106 लिया तो n की वैल्यू 50 आया। यानी क्या है कि ये क्वेश्चन जो दोनों मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, ये यही बता रहा है कि n दे करके n पूछ सकता है और n दे करके n पूछ सकता है। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब आते हैं, वो तो जब मैं आपको इसमें एग्जाम्पल करवाऊंगा, अभी जस्ट इनके इंट्रोडक्शन के बाद कुछ एग्जाम्पल्स इस वीडियो में जब करवाऊंगा, तो भी ये बहुत सारे हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि सर ये जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी में लास्ट टर्म दे देता, फर्स्ट टर्म दे देता, नंबर ऑफ टर्म दे देता और आपसे डी फाइंड करवा लेता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि फाइंड द
वैल्यू ऑफ डी इफ फर्स्ट टर्म इज 8 and first term is 8 and last term या first term is 8 comma last term equal to 106 and 106 and number of term equal to 50। आप देखिए, लगाइए फॉर्मूला। n इक्वल टू आपका दिया है कितना 106 और n की वैल्यू 50 दिया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106 और आप ये देख रहे हैं a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू सर उसने 8 बोल रखा है और n की वैल्यू सर उसने 50 बोल रखा, तो 50 माइनस 1 और इंटू डी इक्वल टू 106। आप बताइए क्या यहाँ से d आप नहीं निकाल पाएंगे? यस सर, हम निकाल पाएंगे। तो सिंपल है कि यानी यहाँ पे ये जो आपने लिखा कि nth टर्म जो फाइंड आउट करने वाला है उसमें आप इतने सारे टर्म में से आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरा, एक और बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो बेटा आपने ये n लिखा है ये नंबर ऑफ टर्म है और नंबर ऑफ टर्म जो है वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म या 58 टर्म या आपका 1001th टर्म। आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि फाइंड द 3/2th टर्म, क्योंकि ऐसा कोई टर्म ही नहीं होता है। यानी हमेशा जो n है वो क्या है, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर हमेशा क्या रहेगा, एक पॉजिटिव क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि सर ये हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। तो कहीं भी n का जो है वो हमेशा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। अब आइए इस जो कंसेप्ट हमने अभी आपको बताया, इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस का बात करते हैं। जो है वो है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द EP 2,7,12। यहाँ पे आप अगर बात करें तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि 10th टर्म आपको बताना है, यानी इस टर्म में 10th टर्म क्या होगा। तो आप सिंपल सा बात है कि आपको दिया हुआ है क्या, लिस्टिंग ऑफ नंबर्स। आप इसमें से पहले आपको पता है कि सर हम an जब लिखेंगे तो वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए 10th टर्म, यानी n की वैल्यू जो है वो 10 बोल रहा है, यानी आपको क्या चाहिए, आपको a चाहिए और d चाहिए। अगर a और d अगर हमको पता चल जाए तो हम इस फॉर्मूला में रख देंगे, हमारा 10th टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि a इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म यानी क्या है 2 है। उसके बाद आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, तो कॉमन डिफरेंस आपको पता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 7 माइनस 2 एंड विच इज इक्वल टू 5। उसके बाद n की वैल्यू क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म उसने कहा है कि 10th टर्म आप बताइए, तो आप n की वैल्यू 10 ही लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा n की वैल्यू जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे लिखिएगा कि बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्या, n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। आपको चाहिए 10th टर्म, तो a 10 हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 और इंटू डी, ये हो जाएगा आपका a प्लस 9d। अब a प्लस 9d आपके पास आ गया, यहाँ पे रख दीजिए जस्ट। a की वैल्यू है आपके पास 2, 7 आपका 9 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास कितना 5, तो 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 क्या हो जाएगा 47। यानी आपका 10th टर्म जो है वो आपका क्या आ गया 45। यानी हम बोल सकते हैं कि सर a10 जो होगा
वो आपके पास कितना हो जाएगा, डेट इज द 47। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आते रहते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन काफ़ी बेसिक था, और बेसिक आपको और बहुत ही आसान था, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है। ये सब ये पेपर में आया हुआ है आपके जो 10th बोर्ड है। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 21, 18, 15 इज -81। यानी कौन सा इसमें ऐसा टर्म है जो -81 के बराबर है। कह रहा है कि अल्सो इज एनी टर्म जीरो। क्या इसमें कोई ऐसा टर्म है जो जीरो हो रहा है। कह रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो गिव रीजन फॉर योर आंसर ये तो लास्ट में हम बात करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले उसने क्या कहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा विच टर्म, तो आपको नहीं पता कि कौन सा टर्म होगा, तो आप उसको ये कह दीजिए कि एन जो होगा वो आपका -81 है। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है विच टर्म, तो हमको नहीं पता कि कौन सा टर्म जो है वो क्या है, आपका -81 है। तो आपका जो एपी दिया हुआ है वो 21 और 18 और 15 और कॉमा डैश डैश डैश, ये आपका एपी है। कह रहा है इसका कौन सा टर्म जो है वो -81 है। तो आपको नहीं पता, कोई भी क्वेश्चन ऐसा कहता है कि विच टर्म, तो आप उसको बोल दीजिएगा हमेशा कि लेट n इक्वल टू -81। हमने कह दिया कि nth टर्म जो होगा वो -81 के बराबर होगा। अब सर आपने ऐसा क्यों कह दिया, आपको कैसे पता। तो बेटा हमको पता कहाँ है, हमको पता नहीं है। हमने तो बोला ना कि n जो होगा वो -81 होगा। अब ये कौन सा टर्म होगा वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो मैंने यही कहा कि अगर कहे किसी भी क्वेश्चन में कहे विच टर्म ऑफ द एपी, तो आप ऐसा लेट करिएगा कि n जो है वो -81 के बराबर है, यानी nth टर्म जो होगा वो -81 होगा। अब देखते हैं कि कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब यहां पे लिखेंगे कि यूजिंग फॉर्मूला क्या, n इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू में d। तो अब यहाँ a की वैल्यू आपको नहीं पता है कि a कितना है, d कितना है, लेकिन जब जो सीरीज आप देख रहे हो उसमें हम देख रहे हैं कि a जो है वो कितना है 21 है, और आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो अगर डिफरेंस लेंगे तो 18 - 21 एंड विच इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना, आपके पास आ जाएगा -3। तो अब आप यहाँ पे रख सकते हैं an जो होगा वो -81 हो गया, और a की वैल्यू आपका 21 और प्लस n-1 और इंटू d की वैल्यू -3। आप इसको इधर भेज दीजिए तो -81 और -21 इक्वल टू -3 इंटू n-1। ये आप इसको ऐड करेंगे तो आई थिंक सो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 102 माइनस, और ये -3 n-1। तो अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से देखते हैं तो n-1 इक्वल टू 102 और अपॉन 3। तो 102 अपॉन 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका, आप कैंसिल कर दीजिए तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और यहाँ पे हो गया आपका 3 3 जा 9 और 12 बच गया तो 3 4 जा, यानी n इक्वल टू 34 प्लस 1 ये हो जाएगा 35। n की वैल्यू 35 आ गया। अब n की वैल्यू 35 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसके बारे में आप समझिए। मान लीजिए हमने ये कह दिया कि nth जो टर्म है वो 35 है, तो इसमें तो n की वैल्यू 35 आने का मतलब है कि ये आपका एक इंटीजर आया।
अगर ये इंटीजर नहीं आता, अगर ये कोई फ्रैक्शन नंबर आता जैसे 3/2, 5/2, 33/2 कुछ ऐसा आता फ्रैक्शन में, तो आप कह देते कि जो है ये आपका -81 जो है इसका टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है बेटा n हमेशा जो होगा एक नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का रीजन क्या है कि अब आपके पास nth टर्म है, यानी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, आपको इसी तरह पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका आंसर आएगा कि या आपका आंसर या कोई पूछेगा आपसे कि a3/2 आप बताइए कितना होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो भी टर्म होगा यहाँ वो आपका एक नेचुरल नंबर ही आएगा, यानी हम यहाँ पे n = 35 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये -81 जो है इस सीरीज में आपको मिलेगा, और वो कौन सा मिलेगा, तो 35। यानी हमने यहाँ पे ये बात क्यों किया, क्योंकि अब ये संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन इसमें ऐसा बने कि क्या ये टर्म इसमें लाई करेगा या नहीं करेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई ऐसा टर्म है इसमें जो जीरो हो जाए। तो अब हम ये चेक करेंगे। अभी तो -81 जो है इसमें टर्म है, और कौन सा है वो, तो 35th जो टर्म है वो आपका -81 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, -81 है। अब कह रहा है सेकंड में कि कह रहा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इसमें कोई ऐसा टर्म है यहाँ 15 के बाद एंड सो ऑन कि कहीं ये जीरो हो रहा हो, क्या कोई इसमें ऐसा टर्म है जो जीरो हो रहा हो, तो वो भी चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फिर से लेट, देखिए बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं पे अगर वो कहता है कि कौन सा टर्म इसमें ये होगा, तो आप ये कहोगे कि nth टर्म ये होगा, यानी दिस। बोलता है कि आपका इज एनी टर्म जीरो, तो आप ये कहोगे कि यस, पहले तो ये मान के चलोगे कि यस जीरो है, तो कौन सा टर्म जीरो है, तो फिर कौन सा जब बात हुआ तो फिर आप बोलोगे एन ही क्या है, जीरो है। तो हम लेट कर रहे हैं कि एन क्या है, जीरो है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एन क्या है, जीरो है। अगर एन जीरो होगा, nth टर्म कोई ऐसा है जो क्या है, जीरो है, हम ये मान के चल रहे हैं, और हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एन की वैल्यू a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 21, ए की वैल्यू 21 है, और n-1 सर n ही तो निकालना है, और d की वैल्यू -3 इक्वल टू 0। तो ये 21 उधर जाएगा, तो -n-1 इक्वल टू -21, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका n-1 इक्वल टू 21/3 यानी आ जाएगा 7। तो आपके पास हम देख पा रहे हैं कि n-1 इक्वल टू 7, तो यहाँ से n इक्वल टू 7 + 1 दैट इज द 8, यानी n की वैल्यू जो है वो कितना आ गया आपके पास, n की वैल्यू 8 आ गया, यानी एक नेचुरल नंबर आया। क्या आया, एक नेचुरल नंबर आया। अगर ये नेचुरल नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल ये आता 8/3, तो 8/3 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर ये आंसर 8/3 आता तो हम ये कह देते कि जीरो वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन आ रहा है। लेकिन यहाँ n की वैल्यू कितना आया है, 8 आया है। इसका मतलब है कि आपको ये जीरो जो है इस टर्म में होगा ही होगा। तो जब भी वो बोले कि क्या ये टर्म इसमें है, तो आप ये बोलोगे कि हाँ है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू क्या है। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो नहीं है उसमें, और यानी आपने जो माना है वो गलत है। अगर n की वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर आता है,
नेचुरल नंबर आता है तो आप ये कह सकते हो कि यस ये टर्म जो है इसमें होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हियर n is नेचुरल नंबर सो या पॉजिटिव इंटीजर सो जीरो इज टर्म ऑफ द जीरो इज द टर्म ऑफ द जीरो इज द क्या है एथ टर्म ऑफ द गिवन एपी। उसने कहा था कि गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो रीजन हम ये लिख दिए कि हियर n इज नेचुरल नंबर सो जीरो इज एट टर्म ऑफ द गिवन एपी, यानी जो गिवन एपी है उसका जीरो जो है वो एट्थ टर्म है, हमको वहीं बताना था। आइए अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स का। कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि डिटरमाइन द एपी, हमको यहाँ पे एपी बताना है यानी लिस्टिंग ऑफ नंबर करना है। तो बेटा हमने पहले भी आपसे बात किया है कि लिस्टिंग ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है। आप कोई भी एपी आप तभी लिख सकते हैं जब आपके पास ए हो और क्या हो डी हो, यानी आपके पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो तो ही आप एपी लिख सकते हैं। तो आप अब फर्स्ट टर्म और डी कहां से लाएंगे, तो ये जो गिवन आपका कंडीशन है ना उससे आपको ए और डी मिलेगा। यानी हमारा मोटिव क्या रह गया क्वेश्चन में, सिर्फ ए और डी निकालना। तो पहले ना आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आइडेंटिफाई करिए हमेशा कि आपको क्या नीड है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसने कहा कि डिटरमाइन द एपी, यानी एपी आपके पास, आपको एपी चाहिए और एपी तभी आप लिख सकते हैं जब आपके पास ए और डी हो। तो देखिए कि क्या हमको जो गिवन सिनारियो है यहाँ पे, जो गिवन आपका जो इंफॉर्मेशन है, क्या उससे ए और डी निकल सकता है। तो लेट्स चेक। अब यहाँ पे कह रहा है कि हुज थर्ड टर्म इज 5। आपको पता है बेटा इसने कहा है कि तीसरा जो टर्म है वो कितना है 5 है, और तो तीसरा टर्म अगर 5 है तो आपको पता है यहाँ से तीसरा टर्म 5 है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर a प्लस थर्ड टर्म, यानी आपको पता है कि बेटा an जो होगा यहाँ पे हम लिख देते हैं कि an आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा d होगा। तो थर्ड टर्म बोला a3 बोल रहा है, तो a प्लस 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस आपका 2d। तो ये a प्लस जो 2d है वो कितना है आपके पास 5 है। यहाँ से आप a निकाल सकते हैं कि सर 5 माइनस 2d हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। यस सर, नो यस सर। अब यहाँ पे एंड आपके पास दिया हुआ है a जो है 7 जो है वो दिया हुआ है आपके पास 9। सेम कंसेप्ट, यही आप कंसेप्ट लगाइए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये 7 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 6d। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अब a की वैल्यू आपको पता है कि 5 माइनस 2d है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि a की वैल्यू कितना लिख देंगे 5 माइनस 2d और प्लस 6d इक्वल टू 9, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने कह दिया कि फर्स्ट, तो 2d और आपका 6d क्या हो जाएगा 4d, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 4d इक्वल टू 9। यहाँ से 4d इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि सर d इक्वल टू 4/4 एंड विच इज इक्वल टू क्या 1। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया 1 आ गया। तो देखिए अब कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, आपको चाहिए क्या d तो निकल गया, यहाँ पे चाहिए अब a। तो a कैसे निकालेंगे, तो ये आपके पास है ही कि a इक्वल टू 5 माइनस 2d। तो आप यहाँ पे लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आप वहाँ से क्या होगा
कि a इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1 यानी 5 माइनस 2 एंड विच इज इक्वल टू 3। तो a आपका क्या आ गया 3 आ गया। तो आपको पता है कि a और d निकल गया आपका। अगर a और d निकल गया है तो अब आप AP लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि नाउ AP क्या हो जाएगा आपका AP, सबसे पहला टर्म 3, उसके बाद D का मतलब क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है ऐड होता जाता है, तो 3 और कॉमन डिफरेंस 1 है तो यानी 3, फिर 1 करेंगे 4, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 6 एंड सो ऑन। यानी आपके पास AP आ गया एंड दिस वन इज द आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है ये दिया हुआ है, इसमें आपको चेक करना है कि 301 जो है क्या इसका टर्म है या नहीं है। तो बेटा मैंने आपको हमेशा कहा है कि उसने कहा है क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर जो 2 मैंने सॉल्व किया था वो यही क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैं इसके बेसिस पे करवा रहा हूँ अभी, ताकि आपको और वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छा है, वो आता है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है। कह रहा है कि चेक वेदर 301, तो हमको ये चेक करना है कि क्या 301 इसका टर्म है। तो बस हम मान के चलेंगे कि फिलहाल अभी क्या है ये मान के चलेंगे। तो यानी है का कंडीशन जो है आप कैसे बताए थे कि लेट करेंगे कि यस एन जो है ये 301 जो है ये इसका टर्म है। अब आप सॉल्व करके देखेंगे, अगर होगा तो इसका मतलब है अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आया इसका मतलब है कि है, और n की वैल्यू अगर नेचुरल नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है। तो सबसे पहले तो हम n हमने लिख दिया, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि a जो है वो क्या है 5 है, और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस यानी 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 11 माइनस 5 एंड विच इज इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पे क्या करोगे कि एन जो होगा, आपको पता है कि एन जो होगा वो क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू जो है वो कितना है 301 और इक्वल टू a की वैल्यू हो गया 5 और n माइनस 1 और इंटू में डी इक्वल टू 6। तो आप इधर लाएंगे तो 301 माइनस 5 इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस 1। तो आपके पास जो है आप अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 और ये हो गया 2 इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस 1। तो हम ये देख पा रहे हैं कि एन माइनस 1 इक्वल टू जो होगा एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 296 और बाई 6। आप ये देखिए कि क्या ये कैंसिल हो जाएगा। तो पहले तो 2 से हो जाएगा 3 2 जा, और 2 हो जाएगा 2 1 जा, और यहाँ पे 2 4 जा, और फिर 2 4 जा और 2 8 जा। तो आपके पास आ गया। अब देखिए क्या ये कट रहा है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो है 148 जो है और अपॉन 3 ये कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अपॉन में 3 है और इसको एडिशन जो है वो 3 से कैंसिल हो जाता, तो ये डिवाइड हो जाता। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 1 13, यानी ये डिवाइड नहीं होगा। यानी यहाँ पे n की वैल्यू जो निकालोगे तो ये -1 को उधर भेज दीजिए तो 148 और बाई 3 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 3, और ये आ जाएगा आपका 151 और बाई 3। अब आप ये देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी n की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आया फ्रैक्शन आ रहा है, और कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं आ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमेशा नेचुरल नंबर होगा। आप यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 151/3 आया, इसका मतलब क्या है कि आपका ये नेचुरल नंबर नहीं है, और नेचुरल नंबर नहीं है तो आपका ये जो 301 नंबर है वो कभी भी इस सीरीज में लाई नहीं करेगा। यानी हम ये चेक कर दिए कि सर 301 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन आ गया, यानी ये नेचुरल नंबर नहीं आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि n इज नॉट द नेचुरल
नेचुरल नंबर so 301 is not the term of given AP। जस्ट हमने ये चेक कर दिया कि ये AP का जो है वो टर्म नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं आया, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया। आइए, कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, यानी ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से क्या है, डिवाइड हो रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी पेपर में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है, क्योंकि अभी उसने डिविजिबल बाई 3 बोला है, 5 भी बोल सकता है, 6 भी बोल सकता है, 7 भी बोल सकता है, 8 भी बोल सकता है, 9 भी बोल सकता है, 11 भी बोल सकता है। ये क्वेश्चन किसी तरह भी आ सकता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। करें कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, तो आपको पता है कि जो 2 डिजिट नंबर होता है वो 10 से ही स्टार्ट हो जाता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाता है, 99 तक जाएगा। अब यहाँ पे हम सारे नंबर हमको लिखने की नीड नहीं है, लेकिन हमने जस्ट कहा कि 10 से स्टार्ट हो रहा है 2 डिजिट नंबर, और वो कैसा होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3, यानी डिविजिबल बाई 3 जो है वो आपका क्या है, 12 है, और आपका क्या है, 15 है, नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, 18 होगा। तो ऐसे जो है, यानी 3 के टेबल में जो जो आते जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होते जाएगा। तो यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे, वो कह रहा है भले ही आपका 2 डिजिट नंबर, लेकिन साथ में उसने कह दिया डिविजिबल बाई 3, तो हम यहाँ पे 12 से स्टार्ट करेंगे, ना कि 10 से। तो हम यहाँ पे जो नंबर लिखने जा रहे हैं, यानी सर पहला जो टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, 12 होगा। अब 12 में 3, यानी 3 के टेबल में अगर यहाँ 5 होता तो 5 वाला टेबल देखते, 6 होता तो 6 वाला टेबल देखते, तो अभी 3 है, तो यानी पहला 12 हो गया। अब 12 के बाद क्या आएगा इसके टेबल में, 15 आएगा, फिर क्या आएगा, 18 आएगा एंड सो ऑन। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा 99 जो है वो आपका 2 डिजिट नंबर है। तो क्या 99 3 के टेबल में आ रहा है, तो यस 99 जो है वो क्या आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। तो 99 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके देख रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सर 3 आएगा, राइट। तो यानी 99 आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे लास्ट टर्म भी पहले ही फाइंड आउट कर लिए। अब हमको इसमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, कि नंबर ऑफ टर्म का मतलब होता है कि आपको n चाहिए, यानी इसमें कितना टर्म है। तो n चाहिए, तो मैंने क्या कहा था आपसे इंट्रोडक्शन में ही, कि आपको पता है कि n जो है वो क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। आप इससे an भी निकाल सकते हो, इससे a निकाल सकते हो, इससे n निकाल सकते हो, इससे d निकाल सकते हो। यानी यहाँ पे हमको क्या चाहिए, n चाहिए, तो फॉर्मूला तो हम यहीं लगाएंगे, और अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो n हमको निकालना है, तो an चाहिए, a चाहिए, और क्या चाहिए, d चाहिए। तो अब देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे लिखा है, क्या उसमें an, a और d पता है, तो यस हम देख रहे हैं यहाँ कि a जो है आपका वो कितना है, a है आपका 12, d जो है वो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 3। देखो बेटा, अगर ये डिविजिबल बाई 3 बोलता है तो डिफरेंस 3 होगा, डिविजिबल बाई 5 बोलता है तो डिफरेंस 5 होगा, डिविजिबल बाई 6 बोलता है तो डिफरेंस 6 होगा। सिंपल, बाकी आप यहाँ पे निकाल भी रहे हो, बट मैंने एक डायरेक्ट बता दिया कि जो भी डिविजिबल होता है वही डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे कि अब एन क्या है, तो एन आपको पता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है, 99। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूजिंग फार्मूला, तो आप फार्मूला यूज कर रहे हो क्या, कि सर n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो अब यहाँ पे n कितना है आपके पास, 99 है, और a की वैल्यू कितना है सर, 12 है, और n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा सर, d है 3। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कि सर d3 है, तो ये निकल जाएगा हमारा, यहाँ पे निकल जाएगा सर कि 99 माइनस 12 हो जाएगा, और ये 3 इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा। तो आप देखिए माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7, और 9 माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका 8, इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 जो होगा 87/3, ये कैंसिल हो जाएगा
3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, यानी n-1 जो होगा वो 29 हो जाएगा और n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या 30। आप इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 30, यानी नंबर ऑफ टर्म जो है वो 30 है, जिससे आपका ये 30 ऐसे नंबर्स हैं इनके बीच में जो क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 डिजिट नंबर्स। आइए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल का, जो कि एग्जाम्पल नंबर 6 है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 10, 7, 4, -62। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बोर्ड में आया हुआ है और कंसेप्ट वाइज भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करे कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अभी तक जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो क्वेश्चन आप फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ रहे थे, और फ्रॉम द बिगिनिंग में आप ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई की से पहला ही क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये जो लिस्टिंग ऑफ नंबर्स दिया हुआ है और आपने जो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी जो फॉर्मूला आपने लगा रखा है, ये फॉर्मूला जो है वो बिगिनिंग से यानी स्टार्टिंग से आपसे पूछता है कि 11th टर्म या 5th टर्म या आपका 60 टर्म या 70 टर्म, तो आप बिगिनिंग से वो हम फॉर्मूला लगाते हैं, यानी ये बिगिनिंग वाला फॉर्मूला है, ये लास्ट वाला नहीं है। तो क्या सर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? क्या ये ऐसे हम लोग नहीं बना सकते हैं? नहीं बेटा, क्वेश्चन कोई भी हो बनेगा, लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे चेंज होगा। और वो कंसेप्ट क्या है, एक बार आप उसको पकड़ेंगे, हम इसी से सॉल्व करके आपको बताएंगे। 10, 7, 4 और कॉमा डैश डैश माइनस जो है वो कितना है, माइनस में 62। तो बेटा इधर से हमसे नहीं पूछ रहा है, इधर से पूछ रहा है कि 11th बताइए, और इधर से 11th का हम कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, इधर से कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। अगर हम इधर से बोलता तो हम बिल्कुल बता सकते थे कि आपका 11th टर्म क्या होगा, लेकिन उसने तो क्या है लास्ट से बोला है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, इस AP को ना रिवर्स कर दिया जाए। हम इस AP को ऐसे लिख देते हैं, यहां पे हम इस AP को रिवर्सिंग द AP, हम इस AP को रिवर्स कर दे रहे हैं, दैट इज द -62 कॉमा डैश डैश डैश, और रिवर्स करोगे तो 4, 7 और कॉमा यहां पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो रिवर्स कर दिए। अब अभी भी इधर से ही 11th पूछ रहा है, तो अब यहां पे क्या हो गया, इधर से ही 11th टर्म हो गया, इधर से 11th टर्म हो गया। तो हमने AP को रिवर्स कर देने से हमारा जो है क्या हुआ, AP को आप रिवर्स कर दिए तो इससे आपको ये फायदा हो गया कि अब आप इधर से बिगिनिंग का जो है 11th टर्म, आप इधर से बिगिनिंग का आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो क्या है बिगिनिंग का था। अब ये बिगिनिंग से आप 11th निकाल दोगे तो वो अपने आप इधर से क्या हो जाएगा 11th हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है रिवर्स करके ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हो, अगर आपको सीरीज दिया हुआ है तो। सीरीज अगर नहीं दिया हुआ है और अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो भी बताऊंगा। एक क्वेश्चन हम लोग वैसे भी बात करेंगे जिसमें सीरीज ना दिया हो लेकिन लास्ट से पूछ रहा हो, तो करेंगे एक बात वैसा क्वेश्चन में। तो हम यहां पे जो है अब हमारे पास इधर से निकालना है, यानी A बराबर क्या हो गया -62, पहले यही लिखा है। कॉमन डिफरेंस, तो सर यहां के बाद तो नंबर नहीं है बीच में, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो बेटा हमने आपसे कहा था कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस, यानी D क्या नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो आप यहां से भी तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर सकते हो, तो 7 - 4 एंड विच इज इक्वल टू क्या 3। तो आपको A तो पता चल गया और आपको D पता चल गया और N पता है, क्योंकि 11th बोल रहा है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए कि N इक्वल टू आप A प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं, और N की वैल्यू क्या हो जाएगा -62 इक्वल टू A की वैल्यू आपके पास, N की वैल्यू आपके पास कितना है, N की वैल्यू तो आपको नहीं पता, तो N इक्वल टू A की वैल्यू क्या हो गया आपके पास -62 है, और प्लस 11 - 1 और इंटू D की वैल्यू आपके पास कितना है 3 है। तो यहाँ से आपके पास जो है वो N आ जाएगा कि सर माइनस में 62 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस 11 - 1 यानी 30, 11 - 1 10 हो जाएगा, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। अब माइनस करोगे तो यह आ जाएगा माइनस में 32, यानी आपके पास जो N आ गया वो कितना आ गया -32 आ गया। यानी
आपने निकाला तो इधर से, है ना, यानी आप इधर से निकाल रहे हो, आपने अपने फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपने रिवर्स कर दिया एपी को, तो रिवर्स कर दिया, लेकिन आंसर यही करेक्ट है क्योंकि इधर से ही तो हमने निकाला, इधर से ही तो हमने निकाला, लेकिन रिवर्स करके। तो ये क्वेश्चन अगर आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको अगर सीरीज दिया हुआ है तो आप उसको रिवर्स करिए और फॉर्मूला यहीं पे लगा दीजिए। लेकिन अब आप इसका, ये तो मेथड आपका 1 हुआ, आप एक मेथड ऐसे कर सकते हो और एक दूसरा मेथड है। अगर दूसरा मेथड क्या है कि बेटा उसने कहा है ना कि इधर से 11, तो कोई ऐसा फॉर्मूला हो जाए कि जो इधर से कौन सा टर्म होगा, इधर से तो 11th है, इधर से ये कौन से टर्म पे लाई करेगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर से ये 6 जो है वो सेकेंड नंबर पे है, लेकिन इधर से क्या है 1 2 3 4 5 6, इधर से ये 6 नंबर पे है। तो अगर ये पता चल जाए कि इधर से 11th है लेकिन इधर से कितना नंबर पे है, तो हम आराम से ये फॉर्मूला फिर से लगा सकते हैं। तो उसी के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। तो अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो आप उसको रख लीजिए। तो सर इससे बन ही जा रहा है तो फॉर्मूला क्यों? बेटा फॉर्मूला दिया हुआ था तो हमने भी आपको बता दिया, अदरवाइज आप ये कहोगे कि सर एक ही मेथड से बनाए हैं, बुक में तो 2 मेथड से बनाया हुआ था। लेकिन हम उस मेथड को पहले क्यों नहीं बताए हैं? क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला बच्चा भूल जाता है, लेकिन ये नहीं भूलेगा, जस्ट रिवर्स करना है और आपको क्वेश्चन बना देना है। तो आइए, तो अगर आपसे कहता है कि mth टर्म फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो n माइनस m प्लस 1 th फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अब n बराबर क्या है? नंबर ऑफ टर्म। तो आपको बेटा यहां पे एक स्टेप आपका बढ़ गया, क्या? नंबर ऑफ टर्म आप कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। तो n इस केस के लिए कितना होगा? हम रिवर्स नहीं कर रहे हैं, तो n इस केस के लिए कितना होगा? -62। n कितना होगा? तो n आपको क्या है? n आपको नहीं पता, वहीं तो निकालना है। उसके बाद में d कितना होगा? तो d यहां पे अगर रिवर्स नहीं कर रहे हो तो d आपका 7 माइनस 10 होगा। तो 7 माइनस 10 का मतलब क्या हो जाएगा? -3। तो यहां पे आ जाएगा a इक्वल टू आ गया 10 और d इक्वल टू 7 माइनस 10 एंड विच इज इक्वल टू -3। तो यहां से आपके पास और an जो होगा वो है आपके पास an दैट इज द -62। फॉर्मूला रख दीजिए, तो ये हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n है -62, a की वैल्यू 10 है और प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है आपका -3। इसको इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा -62 माइनस 10 इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1। तो ये आपको पता है कितना हो जाएगा? 72 माइनस में 3n माइनस 1। तो ये आपका क्या होगा? माइनस से माइनस और 3 से कट जाएगा, तो यानी n माइनस 1 इक्वल टू 72/3। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 24 और n इक्वल टू आपका आ जाएगा 25। यानी अब आपका नंबर ऑफ टर्म जो है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्म जो है यहाँ पे कितना है? 25 है। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या? चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? n, यानी 25 माइनस में आपका m की वैल्यू क्या है? उसने क्या कहा है? 11th फ्रॉम द, तो mth का मतलब उसने क्या कहा है? 11th फ्रॉम द क्या? लास्ट। तो यानी m की वैल्यू आपका कितना है? 11 है और प्लस में हो जाएगा आपका 1th, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 25, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कर दीजिए तो ये 10 हो जाएगा और इसमें से, यानी इधर से आपका आ गया कितना? 15th फ्रॉम द क्या? बिगिनिंग। तो आपको पता है कि 15th क्या हो गया? आपका बिगिनिंग से आ गया, तो आप 15 यहाँ पे बिगिनिंग से लिखेंगे। तो अब आप इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और यहाँ पे
यहाँ पे अब आप 15th निकाल दीजिए, यानी A15 के लिए A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है सर, ए तो वही रहेगा क्योंकि रिवर्स तो किया नहीं गया है इस केस में, तो 10 प्लस एन माइनस वन, एन कितना आ गया 15 माइनस वन, और इंटू सर डी, डी का मतलब क्या हो जाएगा सर -3, तो -3 हो गया। तो 10 प्लस 6, यहाँ से 15 में से 1 तो क्या आ जाएगा, आपको पता है कि ये आ गया 14, और 14 3 जा 42, वो भी किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, किसमें, माइनस में रहेगा। 10 माइनस 42 एंड विच इज इक्वल टू -32। आप ये देख पा रहे हैं कि सर A15 जो है वो क्या है, -32 आ गया, तो दोनों के आंसर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो अब आप ये कहोगे कि सर आसान कौन सा है, तो आपको दिख रहा है बेटा कि आसान कौन है, ये हमको बताने की नीड नहीं है। आप देख रहे हो रिवर्सिंग में आपका बहुत ही जल्दी आंसर आ गया है, और आप mth में नंबर ऑफ टर्म आपको चाहिए, नंबर ऑफ टर्म जो है वो निकालने के बाद आप तब निकालोगे कि तब निकालोगे n माइनस एम प्लस वन। एन जो है नंबर ऑफ टर्म है, m जो है वो फ्रॉम द एंड से जो टर्म बोलेगा, 5th बोलेगा तो 5 रखेंगे, 6th बोलेगा तो 6 रखेंगे। और आपने यहां पे निकाला कि स्टार्टिंग से ये कौन सा नंबर पे है, जो लास्ट से 11th पे है, वो स्टार्टिंग से किस पे है, 15th पे है। और स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला आपको पता है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमने रख दिया, दैट इज द आंसर। आंसर हो गया आपका -32। यस और नो, यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। आइए बात करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि उसने कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो है वो एपी में होता है, तो ये भी एपी में होगा। लेकिन पहले तो आपको ये देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर एंड पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक लिस्टिंग ऑफ नंबर बनाना है, और लिस्टिंग ऑफ नंबर बनाने के बाद आपको देखना भी है कि ये एपी में है या नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में इतना है कि सिंपल इंटरेस्ट का केस जो है वो एपी में होता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात किया था। चलिए आइए यहां भी देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो सम ऑफ रुपीज, यानी आपको पता है कि पी जो है वो कितना दिया हुआ है, ₹1000 दिया हुआ है, पी जो है आपका ₹1000 दिया है, आर जो है वो आपका क्या है 8% दिया हुआ है। और टाइम जो है मैं यहाँ पे कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हम एक एक ईयर का निकाल करके देखेंगे, तो हम यहाँ पार्टिकुलर कोई टाइम नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको पता है कि अगर ये टी है, टाइम टी है, तो फॉर्मूला जो एसआई का होता है, जो फॉर्मूला एसआई का होता है वो है आपका पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन क्या 100। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, यही आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं। आइए, ये फॉर्मूला है सिंपल। तो हम ये देख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एस आई एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा कि रुपीज आपके पास आ जाएगा P इंटू टी और इंटू, तो हमने फॉर्मूला तो लिख दिया है, तो यहाँ पे लिखिए 1000 इंटू R8 और इंटू फर्स्ट ईयर, यानी यहाँ पे T का वैल्यू अब 1 हो गया, और अपॉन में हो जाएगा आपका क्या 100। तो ये आ जाएगा आपका रुपीज क्या 80। अब उसके बाद में हमने एसआई एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, रुपीज 1000
और इंटू 8 और इंटू, इस बार अब सेकेंड ईयर हो गया तो टाइम क्या होगा, 2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ₹160। फिर SI एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ₹1000 और इंटू 8 और इंटू 3 ईयर और अपॉन में 100, ये आपके पास आ जाएगा 8 3 जा 24 और यहाँ पे आ जाएगा 240, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, ₹240। इस तरह से हमने यहाँ पे बोला था आपको कि कम से कम आप 4 ईयर का आपको बताना है। 4 ईयर को जब बताएंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये जो है एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है SI एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, तो आपका हो जाएगा कितना कि ₹1000 और इंटू 8 और इंटू 4 और अपॉन 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा ₹320। तो आपके पास इंटरेस्ट जो है ना, लिस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो सबसे पहला इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 80, उसके बाद क्या आया 160, उसके बाद 240, उसके बाद 320 एंड सो ऑन। अब हमको ये देखना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे, आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस आपको चेक करना है, तो कॉमन डिफरेंस आप देखिए डी अगर चेक करेंगे तो आपका 160 माइनस 80, ये कितना होगा आपके पास, ये 80 होगा। उसके बाद 240 माइनस 160, ये भी आपका क्या होगा, 80 होगा। 320 और माइनस 240, ये भी क्या होगा आपका 80 होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज क्या, सेम। कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो सो द इंटरेस्ट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्म एपी। तो उन्होंने कहा था कि ये सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट द 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। तो ईच ईयर में हमने कैलकुलेट किया, 80 आया, 160 आया, 240 आया, 320 आया, और उसके बाद उसने क्या कहा, इफ कि डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, तो यस एपी फॉर्म कर रहा है। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, अगर ये एपी को फॉर्म कर रहा है तो आप ये बताइए कि 30 ईयर्स के बाद इसका कितना इंटरेस्ट होगा। तो आइए, यानी आपको ये पता चल गया यहाँ पे, अब ये एपी है, तो कितना का पूछ रहा है आपको, 30 ईयर्स के बाद। यानी हमको जो सेकेंड पार्ट है इसका, अब वो क्या सॉल्व होगा, तो यानी यहाँ पे n बराबर क्या हो गया, 30 दिया हुआ है। अब उसके बाद में, और फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 80 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 80 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस आपको कितना दे दिया, कॉमन डिफरेंस भी आपका 80 है, और आपको कह रहा है कि 30 ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट होगा। तो यानी आपसे पूछ रहा है an, तो an a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आपको A30 जो होगा वो कितना हो जाएगा, a प्लस n-, 30 माइनस 1, तो 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 29 इंटू डी। तो आपके पास जो है ये a की वैल्यू कितनी है, तो सर a की वैल्यू 80 है, और प्लस 29 और इंटू डी की वैल्यू भी 80 है। देखिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको मान लीजिए 29 है तो 30 मान लीजिए, और 30 अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 80 को 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 8
एट थ्री जा 24 यानी 2400 होगा। और उसमें से ये एक कम है यानी 80 माइनस करिए, 2400 में से 80 माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 2320। और उसमें आप फिर से 80 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको, फिर से वो 2400 आ जाएगा। यानी आपका एंड जो हो रहा है 30 ईयर्स के बाद उसको 1000 पे सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना 2400। तो दिस वन इज द आंसर। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, और इसमें क्या है इसको भी समझते हैं। कह रहा है इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। पहला रो में है ना, बहुत सारा रो बना होगा, तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो ऐसे करके बना होगा। उसने कहा है कि पहला में 23 रो है, पहला में 23 रोज है इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड रो, सेकेंड रो में क्या है 21 होगा इस रो में। यानी ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, और ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, और ये फिफ्थ रो है, और 19 इन द थर्ड, और 19 इन द थर्ड, एंड सो ऑन। और उसके बाद आगे भी बढ़ रहा है। तो आपको पता ये 23 है 21, दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, तो सर गैप हो गया 2 का। फिर यहाँ भी देख रहे हैं सर 2 का गैप हो गया, तो इसमें भी 2 का गैप हो गया, यानी 17। सो ऑन का मतलब है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड सो ऑन। अब एंड सो ऑन यानी वही बढ़ेगा। तो अब कह रहा है कि आप ये देख रहे हो कि सर पहला रो में 23, सेकेंड रो में 21, थर्ड रो में 19, फोर्थ रो में आपका आ गया एंड सो ऑन कह दिया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फर्स्ट रो 23 का है, सेकेंड रो 21 का है, थर्ड रो 19 का है, और देख रहे हैं कि इसमें जो है वो डिफरेंस है, तो बाकी हम डॉट डॉट यहाँ पे दे सकते हैं। एंड सो ऑन का है। हमारा मोटिव और क्वेश्चन में यही रहना चाहिए कि जो लैंग्वेज बेस्ड है वो पहले लिस्टिंग ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट हो बेटा, क्योंकि लिस्टिंग ऑफ नंबर में कन्वर्ट होने का मतलब ये हो गया कि आप ये जज कर पाएंगे कि वो एपी फॉर्म कर रहा है या एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, एंड देन आफ्टर आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टर्म फाइंड आउट करना था, डिफरेंस क्या था। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब उसने कहा है कि देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, और उसने ये कह दिया है कि ये बढ़ते तो आ रहा है, लेकिन जो लास्ट रो है उसमें जो है क्या है 5 ही रोज बचा हुआ है। क्या है 5 रोज बचा हुआ है, यानी लास्ट टर्म जो है वो क्या दे दिया उसने 5 दे दिया। कहा कि लास्ट रो में जो है वो क्या है आपका 5 रो बचेगा। ठीक है सर, इन द लास्ट रो 5 रोज 5 लास्ट रो, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। यानी आपको अब ये बताना है कि जो ये फ्लावर बेड है इसमें कितना नंबर ऑफ रो है। तो कितना नंबर ऑफ रो है तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आपको ये एपी फॉर्म हो गया है ना, यानी आपको अब यहाँ पे n की वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करना है। कह रहा है कि देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर, यानी कितना रो है। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, यानी इस तरह करके कितना रोज है। अगर लास्ट में आपका क्या है नंबर ऑफ रोज जो है वो 5 बचा हुआ है, यानी आपको ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, यानी आपको इसमें n पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जो फ्लावर बेड है वो कितना है। तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड यानी आपसे n पूछ रहा है कि सर n क्या होगा, राइट, नंबर ऑफ फ्लावर बेड। तो आपका उसके बाद में कह रहा है हाउ मेनी रोज, तो हाउ मेनी ये तो एक फ्लावर बेड हो गया, इसमें कितना रोज ऐसा बना हुआ है जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लगा है, तो यानी n आपसे पूछ रहा है। तो n पूछ रहा है तो a आपको पता है कि कितना होगा 23 होगा। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 21 माइनस 23 दैट इज द -3 -2। और आपको यहाँ पे बेटा an भी दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है।
अब देखिए इस क्वेश्चन को कहीं से ये नहीं दिख रहा है, कहीं से ये नहीं दिख रहा है कि ये एपी में है। क्यों? क्योंकि लिख नहीं रहा है। आपको जजमेंट करना है इसको बनाने के बाद, इसको लिखने के बाद कि ये एपी में है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है वो सभी जगह सेम है। तो कई बार क्वेश्चन में ना आपको बेटा इसमें तो एपी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपका दिमाग कैसे चलेगा? अगर नॉर्मल आ जाए, हम एपी पढ़ा रहे हैं तो आप कहेंगे कि हाँ सर आप एपी पढ़ा रहे हैं तो ये एपी का ही होगा, लेकिन एग्जाम में तो नहीं लिख के आएगा ना कि एपी है या नहीं है। आपका दिमाग कहीं और भी दौड़ रहा होगा कि हो सकता है सर ये क्वाड्रेटिक का तो नहीं लग रहा है। तो पहले आप जब तक लिस्टिंग ऑफ नंबर्स नहीं लिखेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा? आप उस चीज़ को जब तक नंबर्स में नहीं लिखेंगे आपको नहीं पता चलेगा। इसमें तो एपी कह रहा था तो आपका दिमाग चल रहा होगा कि ये एपी का क्वेश्चन होगा, हमेशा देखते हैं। लेकिन इस तरह लिस्टिंग ऑफ नंबर्स है तो आपको दिमाग ये लगाना है कि लिस्टिंग ऑफ नंबर्स में आप क्या कहते हो कि सर वो एपी में कब है, जब कॉमन डिफरेंस ये होगा। तो वही चीज़ें लिस्टिंग ऑफ नंबर पहले कन्वर्ट करने की हमेशा कोशिश करिए, तभी आप पता कर पाएंगे। नहीं तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि ये कैसे हम ये है भी या नहीं भी। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान देना है। एन आप निकल गया तो आपको पता है ए निकल गया, डी निकल गया और एन निकल गया। तो फॉर्मूला जो होता है वो एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। तो एन की वैल्यू हो गया 5, ए की वैल्यू हो गया 23 और एन माइनस वन, एन निकालना ही है और कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया -2। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 23 को इस साइड लाएंगे तो 5 माइनस 23 इक्वल टू माइनस में 2 n माइनस 1। जब ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा इक्वल टू -2 n माइनस 1। तो आप कट जाएगा और यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 18/2 एंड विच इज इक्वल टू 9। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10। यानी हम बोल सकते हैं कि सर नंबर ऑफ जो रोज है, वो नंबर ऑफ रो जो है वो कितना है, वो है आपका 10 एंड दिस वन इज दी आंसर। तो क्वेश्चन ये था आपका जो 5.2 का इंट्रोडक्शन, और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको कराने की कोशिश किया है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे आपको 5.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।